शाम का समय था। नीता किचन में काम कर रही थी और अरविंद बाहर हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। इतने में डोरबेल बजी। नीता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसका बेटा मानव था। उसके साथ एक लड़की भी थी। थोड़ी देर तक वो नीता उसे देखती ही रह गई। फिर मानव ने इशारा किया, तब नीता उसे अपने साथ अंदर ले आई। अरविंद दोनों को साथ देखकर खुश हुआ, जैसे उस लड़की को पहले से जानता हो। इतने में मानव ने कहा, मॉम, ये क्यारा है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ ये मेरी सीनियर थी और फ़िलहाल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में क्रिएटिव हेड है। पापा इन्हें पहले से जानते हैं, बस आपसे मिलवाना बाकी था तो मैं आज इसे घर ले आया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, बस आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं मन्नू के साथ चली आई। चाय नाश्ता फिर किसी दिन। क्यारा कुछ देर रुककर वहाँ से रवाना हो गई, पर जब तक वो वहाँ रही, नीता जी का पूरा ध्यान मन्नू और क्यारा पर ही रहा। साफ पता चल रहा था कि दोनों की मन में कुछ है। क्यारा ने भी अपने बारे में नीता जी को सब कुछ बताया। थोड़ी देर बाद जब मन्नू क्यारा को बाहर छोड़कर आया तो उसके आते ही नीता जी ने पूछा, बहुत क्लोज फ्रेंड है तुम्हारी? मॉम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नीता जी कहती हैं, पर तुम्हारा और उसका तो कोई मैच ही नहीं है। वह लड़की अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है, जबकि तुमने तो अभी शुरुआत की है। तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा कमाने वाली है। भला तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? ओह मॉम, क्यों इतना सोच रही हैं आप? जस्ट चिल। देखिए, आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। मैं ऐसा नहीं हूँ और हमें कोई दिक्कत नहीं है। मनु, सोच ले, एक बार कदम उठा लिया तो वापस पीछे ना कर पाएगा। कितना ही मॉडर्न बन जाएं, लेकिन हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। और सच्चाई यही है कि पुरुष अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ शादीशुदा ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं निभा पाते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्यारा मुझसे ज़्यादा कमाती है या मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वी लव ईच अदर, दैट्स इट। देख मनु, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ दैट्स इट कहकर काम नहीं चलता। तू झेल भी नहीं पाएगा, इतना सुनने को मिलेगा। मॉम, मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर लूँगा। बेटा सच्चाई का सामना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़कियाँ एक बार फिर भी झेल लेती हैं, लेकिन लड़के वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने कह दिया ना, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ क्यारा से, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा कहकर मानव तो घर के बाहर निकल गया और पीछे उसके माता पिता नीता और अरविंद बैठे रह गए। तुम मान क्यों नहीं जाती? अभी तो मनु हमारी परमिशन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम नहीं माने तो जानती हो ना कि वह कोर्ट मैरिज कर सकता है। तुम आज की जनरेशन को रोक सकती हो क्या? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आज की जनरेशन को नहीं रोक सकती, पर समझाना मेरा फ़र्ज़ है। क्या समझा रही हो? तुम तो खुद समझ नहीं रही हो। वह दोनों शादी करना चाहते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बातों को सुनकर कोई कह सकता है कि तुम एजुकेटेड हो। तुम भी समझने की कोशिश करो अरविंद। क्यारा और मनु में बहुत फ़र्क है। क्यारा एक महत्वाकांक्षी लड़की है, टैलेंटेड है और मानव के कंपेयर में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर भी है। मानव अभी सिर्फ क्यारा के प्यार में पागल होकर ये सब कर रहा है, पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक पुरुष कभी भी अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। बट दे लव ईच अदर। शादी करना चाहते हैं तो हर्ज क्या है? बड़े हैं, समझदार हैं दोनों। पर तुम और तुम्हारी बातें, पता नहीं क्या बात मन में लिए बैठी हो। लोगों की शादी में पापा विलन होते हैं और यहाँ अपने बेटे की शादी में तुम औरतों की लीला तो तुम ही जानो। अरविंद ने ताना माना। क्या सचमुच? नीता की तरफ से आए इस सवाल से अरविंद झेप गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? रहने दो अरविंद, तुम नहीं समझोगे। नीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरविंद भी उसके पीछे पीछे कमरे में आया और दरवाजे पर खड़े होकर बोलने लगा। कहना क्या चाहती हो? बात खुलकर बोलो। क्या हमेशा लगा रखा है तुमने कि तुम नहीं समझोगे? समझाओ, क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? एक लंबी आह भरते हुए नीता ने कहा। हाँ, क्या तुम पुरुषों के लिए आसान है एक प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना
और विवाह कर लिया तो उसके बाद उसका निभाव करना। थोड़ा रुक कर तुम कर पाए थे? नीता के सवाल से कमरे में मौन पसर गया और अरविंद चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। नीता के सवाल से कमरे में मौन पसर गया और अरविंद चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। नीता के इस सवाल ने अरविंद को झकझोर कर रख दिया था। आज उसकी पिछली ज़िंदगी फ्लैशबैक की तरह सामने थी, जहां अरविंद के माता पिता, भाई भाभी, पूरा परिवार। अरविंद देखने में हैंडसम था, पर आत्मविश्वास की कमी थी। अरविंद की नई नई बैंक में जॉब लगी थी। माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरी तरह से इस बात को कैश भी तो किया जाएगा, इसलिए जहाँ से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखा जा रहा था। उसने बैंक में क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर नीता से हुई थी। नीता दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। बिल्कुल विश्वास से भरी हुई। बैंक के कार्य ही नहीं अपितु किसी भी मुद्दे पर नीता से बुलवा लीजिए, वह किसी भी मुद्दे पर बेहिचक बुरे विश्वास के साथ बोलती थी और यही अदा अरविंद को उसका दीवाना किए जाती थी। अरविंद को नीता पहली नज़र में ही भा गई थी। अरविंद मन ही मन उसे बहुत चाहता था, पर कभी कह नहीं पाता था। नीता जितनी विश्वास से भरी हुई थी, अरविंद में उसका आधा भी विश्वास नहीं था। नीता अचानक से अगर अरविंद से कोई सवाल पूछ ले तो उसके सामने वो कई बार सकपका जागता था और हकलाना शुरू कर देता था, और उसकी हकलाहट देखकर नीता की हंसी छूट जाती। नीता को भी अरविंद की सादगी पसंद थी, पर प्यार व्यार जैसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में नीता की गाड़ी खराब हो गई। अरविंद उस समय उसी रोड से जा रहा था तो उसने नीता की मदद की। उस दिन पहली बार नीता ने अरविंद को नोटिस किया था। धीरे धीरे नीता को भी अरविंद का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते थे। उनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों ने अपने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो दोनों घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हों। नीता के माता पिता ने नीता को खूब समझाया कि अरविंद तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, पर उस समय वह अरविंद के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे अरविंद के सिवा कोई दिख भी नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद के माता पिता भी खुश नहीं थे, पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि नीता अरविंद से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज़्यादा कमाती है, तो पैसों का लालच से ही सही बेटे के सामने झुककर उसकी शादी को तैयार हो गए थे। पर उसकी भी शर्त यह थी कि नीता को घर भी संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। आखिर काफ़ी सारे हंगामे और मान मनुहार के बाद दोनों की शादी हुई। चलते फिरते लोगों ने ताने भी बहुत मारे, पर फिर भी दोनों अपने रास्ते से न डिगे। और असल परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो भड़काने वाले कम नहीं होते हैं। बस वही सब इन दोनों के साथ होने लगा। नीता ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में ये भरने लगे कि भाई तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई है। वह तो सुबह सुबह उठकर अपना समय व्यर्थ कर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम जेठानी को संभालना पड़ता है। इसका नतीजा ये हुआ कि महज 2 महीने में ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी नीता को ठहरा दिया। पहले जहाँ जेठानी के साथ मिलकर नीता घर का काम कर लेती थी, वहीं यह पूरा काम नीता की जिम्मेदारी हो गया। नीता सुबह उठकर घर का सारा काम कर ऑफिस जाती और वापस आने पर कोलू के बैल की तरह दोबारा घर के काम में लग जाती। पर फिर भी सास ससुर खुश ना होते। हाँ, महीने की शुरुआत में पगार लेने को तैयार ज़रूर हो जाते। काम तो कोई करता नहीं, पर नीता को ही 2 बातें और सुना दी जाती। अरविंद अगर नीता की मदद करना चाहे तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्दों से नवाजा जाता। छोटे मोटे तीज त्योहारों पर नीता से छुट्टी करने के लिए कहा जाता, और अगर वह मना कर दे तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते। जब देखो तीज त्यौहार पर लड़ाई झगड़े करवा देती है।
यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। भला घर में बरकत कहाँ से हो? पता नहीं ऐसी नौकरी पेशा औरतें शादी करती ही क्यों हैं। जब नौकरी ही करनी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तीज त्यौहार तो मानने ही पड़ेंगे ना। अब तो अरविंद के दोस्तों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। अरे भाभी जी तेरी कहाँ सुनती होंगी, ऑफिस में भी तेरी बॉस, घर में भी तेरी बॉस। तेरे तो मज़े हैं, भाभी कमा कर खिला रही हैं, तुझे क्या चिंता। लोग तो मजाक मजाक में कह जाते, लेकिन ये बातें सीधे अरविंद के दिल पर तीर की तरह लगती। बाहर तो बाहर, घर वाले भी क्या कम थे। जब भी घर में कोई बात होती तो ताने अरविंद को सुनने को मिलते। तेरी बेबी तेरी बॉस होगी तो तू ही सुनेगा, हम नहीं। अब तो कोई ना कोई बात पर नीता और अरविंद के बीच में झगड़े हो जाते। नीता भी समझ रही थी अरविंद की मनोस्थिति। वो नीता से नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और ना ही चुप रह पा रहा था। उस दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। माँ ने घर में यज्ञ हवन करवाया था, जिसके लिए उन्होंने नीता से छुट्टी करने को कहा। अब जिस दिन हवन था उसी दिन ऑफिस में इंस्पेक्शन आया हुआ था। नीता मैनेजर थी, इसलिए जाहिर सी बात है नीता का ऑफिस में होना ज़रूरी था। इसलिए नीता का छुट्टी करना संभव नहीं था। बस इसी बात का बतंगड़ बना कर माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। जब पुरुष अपने दम को नहीं जीत पाता है तो वह औरत को दबाना शुरू करता है। बस आज भी वही हुआ। आखिर एक पुरुष पर अपने पति होने से ज़्यादा पुरुष वाला दम हावी हो गया। गुस्से में अरविंद ने नीता पर ही हाथ उठा दिया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि नीता गलत नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि नीता ने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके जाकर बैठ गई। उस समय ज़माना कुछ और था। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके आकर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बिना ये जाने कि नीता की कोई गलती ही नहीं। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, पर इसी को समझ में नहीं आई थी। तब तो आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। अब आप शांत रहिए, कुछ दिन शांति से बैठ जाइए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी। माँ ने पिताजी को चुप कराते हुए कहा। अरे इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है, क्या जवाब देंगे लड़के वालों को कि बड़ी बहन क्यों आकर बैठी है मायके। अरे कह देंगे कि कुछ दिन मायके मिलने के लिए आई है, आप पर शांत हो जाइए। आखिर कुछ दिन शादीशुदा बेटी मायके तो रह सकती है। जैसा तुम चाहो, पर खबरदार बाहर ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और यहाँ अरविंद भी अच्छे से जानता था कि नीता गलत नहीं थी, बल्कि गलती उसके माता पिता की थी। लेकिन उसका दम उसे नीता के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि नीता माँ बनने वाली है। अब तो नीता को हर कोई समझाने लगा था, बच्चे की दुहाई दी जाने लगी थी। अरविंद भी चाहता था कि नीता वापस आ जाए, पर किस मुंह से बोले। एक दो बार माँ पिता से बोला तो उन्होंने उसे ही सुनाने लगे। हमने तो निकाला नहीं था उसे, अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन समाज, रिश्तेदार और दोस्तों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आखिरकार नीता के माता पिता खुद नीता की मर्जी के विरुद्ध उसको ज़बरदस्ती छोड़ने उसके ससुराल पहुंच गए। जिस तरह से सास ससुर जेठ जेठानी नीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, नीता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। रूठी रानी को कौन मनाए, आ गई अपने आप ही, सास ने तंज कसा। औरत कितनी ही हवा में क्यों ना उड़ ले, रहना उसे ज़मीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसी औरतों के पंख उतरना। ससुर ने अपनी तरफ से दो शब्द और जोड़े। नीता बेचारी, वह तो अपने स्वाभिमान की लाश उठाए उस घर में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। ना माता पिता समझ रहे थे और ना ही पति। अरविंद से तो इतना भी ना हुआ कि कम से कम अपनी गलती की ही माफ़ी मांग लें। हाँ, इतना ज़रूर था कि अब नीता पर तंज दोगुने प्रहार से किए जाने लगे। समाज की नज़रों में नीता वैसे भी कुसंस्कारी बहू बन चुकी थी।
जो अपने पति के खिलाफ उसके घर को छोड़कर मायके चली गई। गर्भावस्था के वो महीने नीता पर बहुत भारी पड़ रहे थे। घर का काम ऊपर से जॉब, दोनों को संभालना नीता के बस की बात नहीं थी। ऊपर से गर्भावस्था की अलग समस्याएं, ढंग से खान पान ना होना और ज़रूरत से ज़्यादा काम और प्रेशर के कारण नीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि अरविंद अपनी तरफ से खाने पीने का सामान मुहैया करा देता था, पर अब नीता के मन में ना तो पहले जैसा प्यार था और ना ही सम्मान। इसलिए वह भी ज़्यादा कुछ अरविंद की केयर की तरफ ध्यान न देती। 9वें महीने में नीता ने मानव को जन्म दिया। पोता होने पर ही सही, नीता की थोड़ी पूछ बढ़ चुकी थी ससुराल में, क्योंकि बड़ी बहू के तो सिर्फ एक बेटी थी। पोता होने पर माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई। जिस सास ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान ना रखा, वही सास अब नीता का पूरा ध्यान रखने लगी थी। आगे से आगे नीता के खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था। मानव के 3 महीने के होते ही नीता ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस बात का भी बखेड़ा हो गया। लो, बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाने की तैयारी हो गई। तुम आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज़ है या नहीं? बच्चे क्या हमारे भरोसे जने हैं? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो ये नौकरी वोकरी के ढकोसले, घर बैठो और घर बैठकर अपने बच्चे पालो। अरे अरविंद, तू क्यों नहीं समझा रहा अपनी पत्नी को ऐसे? तू क्या पत्नी की कमाई का लालच है तुझे? अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा। मानव के होने के बाद अरविंद को भी बहाना मिल गया और उसने साफ साफ शब्दों में नीता को कह दिया, नीता क्यों जिद कर रही हो? मनु की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा ज़रूरी है। 2 टूक जवाब में अरविंद ने बात को ख़त्म कर दिया। एक बार भी नीता से पूछना ठीक न समझा कि वह क्या चाहती है। आखिर नीता इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था इस समाज में एक औरत के लिए एक पुरुष का अस्तित्व होना ज़रूरी है। पर जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। सच है, जब पति साथ नहीं देता तो औरत दोराहे पर खड़ी हो ही जाती है। नीता के साथ भी यही हो रहा था, पति साथ नहीं दे रहा था। आखिर अरविंद के 2 टूक जवाब ने नीता को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसे अपनी गृहस्थी बचानी थी, मानव की परवरिश करनी थी और अपने पति के दम को बचाए रखना था। इसलिए उसने अपनी नौकरी, अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन बिताने लगी। नीता के इस फैसले से सब लोग खुश थे, सिर्फ नीता को छोड़कर। सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी। नीता अपनी हार अपने दिल में समेटे बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद भी कौन सा कोई उसे सुनता था? घर के फैसलों में भी कभी कुछ पूछा नहीं जाता था। उसे तो सिर्फ कार्यकर्ता की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद में किया था। अब वह किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अब ना पहले जैसी उन्मुक्त हंसी थी और ना ही साज श्रृंगार। बिल्कुल साधारण से रहने लगी थी। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर दिया। शायद अब यह गूंगी गुड़िया सबको पसंद आती थी। समय यूं ही चलता रहा। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधार गए, पर आज जब मानव ने कियारा से शादी की बात की तो अतीत उठकर सामने खड़ा हो गया, जिसमें नीता को अपने अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े नज़र आ रहे थे। वहीं अरविंद को नज़र आ रहा था तो सिर्फ अपना दम, कि कैसे उसने नीता के अरमानों को कुचल डाला था। जिन खूबियों को देखकर वह नीता का दीवाना हो गया था, वही खूबियाँ बाद में कमियों में बदल गईं। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को? क्यों सह नहीं पाया था उसकी सच्चाई को? इसलिए कि वह भी इसी समाज का हिस्सा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक पुरुष था। और आज जब उसका बेटा अपने से प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना चाहता है तो वह अपने बेटे के पक्ष में खड़ा हो गया, जबकि उस समय अपनी पत्नी की प्रतिभा को वह बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। नीता कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, वह तो सिर्फ आईने के सामने अरविंद को खड़ा कर रही थी। वो आईना दिखा रही थी जो कटु सत्य से भरा हुआ था। आईने के सामने अपनी सत्य अवस्था को देखकर अरविंद क्यों घबरा रहा था? क्यों नजरें उठाकर अपनी अवस्था को देख नहीं पा रहा था? क्या उस समय उस पर उसका पुरुषत्व हावी नहीं हुआ था? थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई।
जिससे अरविंद की तंद्रा टूटी। शायद नीता छत पर से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी। छत पर से कपड़े लाने के बाद उन्हें तय कर अलमारी में रखने लगी। कपड़ों को अलमारी में रख सुबह की सब्जी की तैयारी करने लगी। नीता की शुरू से ही आदत है, वह सुबह क्या बनेगा वो सब्जियां सुधार कर रखती है ताकि सुबह लेट ना हो। अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वह कल सुबह के लिए पालक सुधार रही है। अरविंद नीता को बड़े गौर से देख रहा था। हाँ, यही तो है वो जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था। इसके लिए तो दब्बू होने के बावजूद मैं अपने माता पिता से भी लड़ गया था। इसका आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसका उस समय बेबाकी से कुछ भी बोल देना मेरे दिल को भा गया था। पर आज ये चुप रहती है, मुझसे ज़्यादा बात तक नहीं करती। बालों में से चांदी भी चमकने लगी है, हल्की हल्की झुर्रियाँ भी पड़ने लगी हैं, आँखों पर चश्मा भी चढ़ चुका है, बेतरतीब तरीके से जूड़ा बांध रखा है। कोई देखकर कह नहीं सकता कि किसी ज़माने में यह एक बैंक मैनेजर हुआ करती थी। इसने मेरे साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी, पर मैं ही इसका साथ न दे पाया। हाँ, यही तो है वो जो मुझसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, मुझसे भी एक कदम आगे थी, पर पता नहीं क्यों मैं ही इसकी प्रतिभा को झेल नहीं पाया। क्यों समाज और परिवार वालों की बातों में आकर मैंने इसके अरमानों का गला घोंट दिया और ये फिर भी मेरा साथ दे रही है। अरविंद अपनी जगह से उठा और नीता के पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, कहिए। माफ़ी चाहिए थी। नीता ने हैरानी से अरविंद की तरफ देखा। एक पुरुष भी कभी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है? और अगर मांगेगा तो उसकी पत्नी हमेशा उसके सिर चढ़कर नाचेगी। अपने पिता की बात भूल गए? नीता ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। आज मैं अपने सभी गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या फ़ायदा, वो वक्त तो चला गया, वो लोग भी चले गए जिनके सामने मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ा था। देखो, मैंने तो खुद को भी बदल दिया है। अब तो मैं पहले वाली नीता भी नहीं रही। फिर अब क्यों माफ़ी? किसे पता चलेगा कि एक पुरुष ने अपनी हार स्वीकार कर ली। पर मैं तो हूँ उन गुनाहों का बराबर हिस्सेदार। मुझे पता है मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है अपने गुनाहों की, तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीनने के लिए, अपने माता पिता की गुनाहों की अपने बेटे को उकसाने के लिए, तुम्हारे माता पिता के गुनाहों की अपनी बेटी का साथ न देने के लिए। आज बेटे पर पड़ी तो झट से बदल गए। कल को कियारा के साथ ऐसा हुआ तो हम है ना संभाल लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। क्यों चाहते हो माफ़ी मुझसे? अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो तुम मानव को भी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाओगी। मेरी की गलती की सज़ा मानव क्यों भुगते? काफ़ी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। मौन तोड़ते हुए नीता ने कहा, माफ़ करने के अलावा मेरे पास बचा भी क्या है? सब कुछ तो खो चुका है। अब तो कुछ पलट कर भी वापस नहीं आ सकता। नहीं, इस बार दिल से माफ़ी चाहिए। ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। चाहो तो सज़ा दे दो। सज़ा देने की हैसियत तो कभी भी नहीं थी मेरी, सिर्फ सज़ा सुनने की हैसियत थी मेरी। पर इस बार तुम्हारी हैसियत है सज़ा सुनाने की, अपने दिल की बात बताने की। दिल की बात? वो क्या होती है? आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे, पर आज मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारा पति, मेरा पति, वो पति जो अपने पत्नी की प्रतिभा को झेल भी ना पाया। बस करो अब, माफ़ भी कर दो। अरविंद दोनों हाथ जोड़कर नीता के सामने खड़ा हो गया। नीता बहुत देर तक अरविंद को निहारती रही। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, एक शर्त पर। आप अपने पिता की तरह ससुर नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं। अचानक डोरबेल बजी। नीता उठकर जाने लगी तो अरविंद ने रोक दिया। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ, मानव ही होगा। अरविंद ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो मानव घर आ चुका था। मानव चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। अरविंद को वहीं छोड़कर नीता मानव के कमरे की तरफ बढ़ गई। मनु, सो रहे हो? नो मम, अभी नींद नहीं आ रही। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मनु के कमरे में उसके बेड पर आकर बैठ गई। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर नीता ने कहा, कियारा बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहते हो?
ये क्या सवाल है मॉम? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तभी तो आपसे मिलवाया था। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि वह तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल है? मॉम, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, अब इन बातों का कोई तुक नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां बहुत बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी सोच समझकर कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया होगा? हमने भी पूरा वक्त लिया है मॉम, पर क्या वह घर संभाल पाएगी? मॉम, घर संभालना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं होता है। आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घर संभालते हैं। गए वो ज़माने जब अकेली लड़की को घर संभालना पड़ता था। आजकल वाइफ हस्बैंड दोनों नौकरी पेशा होते हैं, दोनों ही मिलकर घर को संभालते भी हैं। काम करने के लिए सर्वेंट हर कोई रखता है, और जॉब के चलते अगर वह कोई त्यौहार पर पूरा वक्त घर में नहीं दे पाई तो? यह तो अंडरस्टैंडिंग की बात है मम्मा। उसकी ज़रूरत उस समय कहाँ पर जाता है, उसे देखकर तो डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, और मेल ईगो नहीं होगी तुम्हारे अंदर कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती है? कल को तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा तो फेस कर पाओगे यह सब? क्या मम, आप भी कौन सी सदी की बातें करती हो? क्यारा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके बाद मुझसे बेटर जॉब है और इनकम सोर्स भी। इसमें गलत क्या है? काश मम आप वेल एजुकेटेड होती तो कम से कम आप मेरे दिल की बात समझ पाती। एक वर्किंग वूमेन अपने आप को बहुत हार्ड वर्क के साथ इस्टेब्लिश करती है, पर क्या कर सकते हैं मम्मा, आप जैसी हाउसवाइफ समझ ही नहीं पाती उनके हार्ड वर्क को। योर मम्मा वाज ए बैंक मैनेजर, अब की बार अरविंद ने कहा, जो काफ़ी देर से दोनों माँ बेटे की बातें सुन रहा था। उसकी बात सुनकर मानव बिल्कुल चुप हो गया। हैरानी के साथ कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने पिता को। पापा, आप मजाक कर रहे हो? मानव ने अपने पिता से कहा। नहीं, तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं, नीता ने कहा। आपने तो कभी मुझे नहीं बताया, और आपके रहन सहन से कभी लगा भी नहीं कि आप इतनी वेल एजुकेटेड रही होगी और मैनेजर रही थी, तो आपने अपना इतना अच्छा करियर क्यों छोड़ दिया? मेरे कारण? क्या आज तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, पर समाज, परिवार, दोस्तों के कारण मैं तुम्हारी माँ की प्रतिभा को झेल नहीं पाया था, और उस दम्भ की इतिश्री तुम्हारी माँ के कैरियर को छोड़ने से हुआ था। कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोले। तभी नीता ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरी और क्यारा की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना, दूसरों के कहने में आकर अपने घर को बर्बाद मत करना, और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को मत मारना, क्योंकि जब ख्वाहिशें मरती हैं तो बहुत दर्द होता है। जो दर्द मैंने झेला है वो क्यारा नहीं झेलेगी। मैं इस घर में एक और नीता नहीं चाहती। अगर इतनी शर्त मंजूर है तो मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं। मानव अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। नहीं माँ, मैं क्यारा के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके सपने मेरे सपने हैं, और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो। आपको तो अच्छे से पता है एक वर्किंग वूमेन का हार्ड वर्क, उसकी समस्याएं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर क्या था, जल्दी ही नीता और अरविंद क्यारा के माता पिता से मिले और दोनों की शादी पक्की कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देखकर क्यारा और मानव की शादी कर दी गई। आज दोनों राजी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ताने मारने वाले आज के ज़माने में ख़त्म हो चुके हैं, वो तो हर दौर में मौजूद रहेंगे। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों को किस तरीके से हैंडल करते हो।